हेलो बेटा, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके बेटा, आज हमें करने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, या आप अल्काइल हैलाइड्स भी यूज कर सकते हो वर्ड इसके लिए। नाउ तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड। ओके, जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो आपके पास दो टाइप्स की होंगी। फर्स्ट होगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा टफ होती नहीं है, वो इजीली आपको समझ में आ सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मैं अभी आपको वो कंसेप्ट समझा दूंगा, देन आप उसको बस उस कंसेप्ट को लेकर चलना। आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी या तो स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी, इन सब के ऊपर आपको सिर्फ ये कंसेप्ट फॉलो करना है। ओके, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अब जैसे कि देखो बेटा, हमारे पास हाइड्रोकार्बन गिवन है, कोई हाइड्रोकार्बन, और एक जगह हम ले लेते हैं आपका हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन विल बी कंसीडर एज X। हाइड्रोकार्बन में हम ले लेते हैं कार्बन कंपाउंड CH3, CH2, CH3। 2 लो, 5 लो, आप जितने लो, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है कि जितना साइज, जितने नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज करोगे उतना साइज बढ़ जाएगा, उसकी वैंडरवॉल फोर्स बढ़ जाएगी। बट बेटा वो डिपेंड करेगी जब हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को कंसीडर करते हैं। देखो, पहला तो है आपका बेटा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के केस में कार्बन के पास कौन सा होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव सेम है। बट आर के पास अल्काइल ग्रुप है, CH3, CH2, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ X का मतलब हमारे पास हेलोजन है, Cl, न्यूक्लियोफाइल। ओके बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको चार्ज पता लग जाए, किसके पास पॉजिटिव और किसके पास नेगेटिव है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो यू हैव टू जस्ट कंसीडर उनके पास कौन सा चार्ज है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही थ्योरी हम इसके अंदर भी यूज करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के पास पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सेम सेम चार्जेस हैं। अब जैसे कि सेम सेम चार्ज है तो सेम चार्ज, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स हो गई? वीक वंडरवॉल फोर्स। वीक वंडरवॉल फोर्स, जो सेम चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो कौन सा है बच्चे? वंडरवॉल फोर्स। ठीक, इधर देखते हैं, यहां पर भी कार्बन्स हैं, तो इसका मतलब वीक वंडरवॉल तो यहां पर भी है। ओके, बट यहां पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये भी प्रेजेंट है, टू अपोजिट पोल्स। आप सबने सुन रखा है अपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, जो अपोजिट चार्ज के पोल्स आपके पास होने चाहिए। यहां पर क्या है हमारे पास? कार्बन्स के पास पॉजिटिव एंड Cl के पास नेगेटिव, तो यहां पर अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, तो बेटा इसके पास डाइपोल, डाइपोल फोर्स भी है। तो बेसिकली अगर हम ये कहते हैं कि सर यहां पर तो हमारे पास दो दो टाइप ऑफ फोर्सेस है और यहां सिर्फ एक है, तो नाम से आपको पता लग रहा है सर कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसके ज्यादा बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टी। बट आपका अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी के अंदर हमारा पोलर पार्ट देखा जाता है, और इसी के बेसिस पे आपका एक NCERT क्वेश्चन है बेटा, अल्काइल हैलाइड आर पोलर yet they are insoluble in water, they are insoluble in water। समझ लिया? आपसे पूछा गया है कि अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन्स बेशक पोलर हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी बताया आपने ही मुझे कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, क्योंकि अब आपको चार्ज को पता लगाना आ चुका है। आप खुद समझा रहे हो कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज है तो वो क्या है? पोलर। और आप लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इवन आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था आपका पोलर डिसॉल्व इन पोलर।
तो यहाँ पर जो आपसे है वो उल्टी ही कहानी कह रहा है। वो कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड बेशक पोलर है लेकिन वो सोल्यूबल नहीं है पानी में। उसका रीज़न क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? तो बेटा उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ पर अल्काइल कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पर नॉन पोलर पार्ट भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड या फिर कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन इंक्लूड हो जाता है बेटा, तो हाइड्रोकार्बन्स के केस में पता है आपको सॉल्युबिलिटी के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है? सॉल्युबल होने के लिए वाटर में जो मेन कंडीशन रिक्वायर होती है वो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिर्फ ये होगी तभी आपका कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल होगा प्रॉपर वे में। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका वो पोलर या नॉन पोलर होने से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चे? आप लोगों ने जो भी पढ़ा था वो सारा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था, जिसके अंदर आपके पास पीरियोडिक टेबल में भी एक आपका मेटल है, एक आपका नॉन मेटल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सर वो अगर वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी होती है एक, याद आया कुछ? हाइड्रेशन एंथैल्पी भी आप लोगों ने एस ब्लॉक में पढ़ी थी अपने साइज के बेसिस पे, तो उसके लिए हम उस वाले लेक्चर को हम फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आपके पास अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन बेटा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक आपके कार्बन के ऊपर डिपेंड करती है, कार्बन से बनेगा हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं आपके हेलोएल्केन्स, अल्कोहल्स। जितने भी आपके 12th के चैप्टर्स हो, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप के रिलेटेड हो, सब कुछ आपके हाइड्रोकार्बन के रिलेट करता है। तो जितने भी आपका हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वाटर के अंदर वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करने वाली है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आइदर दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड देन इट्स सॉल्युबल, अगर नहीं है तो न कहो। ठीक है, अगर वो बना पाया तो ओके, नहीं है तो वो सॉल्युबल नहीं है। क्लियर है सब? यही आपका है एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताया गया, एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि बताइए सर इसके अंदर हमारे पास अल्काइल हैलाइड पोलर होते हुए भी वो इनसोल्यूबल है, वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है। तो आप उसका सिंपल सा रीजन लिखोगे, अपने दिमाग में सेट करके चलना कि वहां पर जब आपको सोल्यूबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा आपको देखना है कि आपके पास जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हो। और बेटा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम बाकी के फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे जैसे अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर, मान लो आपके पास चारों दे दिए, चारों के चारों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, कोई ज़्यादा एक्सटेंट में कोई कम एक्सटेंट में, तब हम क्या देखेंगे? कितनी मात्रा में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बना पा रहा है, कितना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका फंक्शनल ग्रुप का ज़्यादा है। हम जब उस लेक्चर पे पहुंचेंगे तो उनके बारे में भी आपस में कंपैरेटिवली डिस्कशन करेंगे। और बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी को वीक सोचने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो फिजिकल प्रॉपर्टी है सर इसको तो बस 4 लाइनें रट लेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। जब वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, कंपैरिजन दे देते हैं, बताओ 4 ऑप्शन में से कौन से वाला ही है? आपको बताया दोनों के दोनों ईथर्स हैं, अब बताओ सर इसमें से ज्यादा गलत कौन सा है, ज्यादा सही कौन सा है? जब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं ना बेटा, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि एक ही आंसर है। अब अगर सारे का सारा डायरेक्ट कोई आंसर नहीं बन पा रहा तो उसमें से हम देखते हैं कि ज्यादा सही कौन सा है, और ज्यादा सही को चुनने के लिए आपको कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो अभी जो हमने स्टार्ट किया है बेटा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। रफ कर दें? ओके बेटा, देखिए अभी तो हमारे पास सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हैं और हेलोएल्केन्स हैं, इसीलिए बच्चे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चार्ज के बेसिस पे, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी, इन 2 चीज़ों के बेसिस पे हमने बात की है। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, फिर उसके बाद मैं हेलोएल्केन्स लिखूंगा, देन अल्कोहल्स, देन एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, ईथर्स, जितने भी आपने नेमिंग में कंपाउंड्स पढ़े हैं बेटा, जितने आपने नेमिंग के अंदर सोचा है कि हम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देते हैं, जो आपने IUPAC नेमिंग सुना था बचपन में, वही सब कुछ अगर आपके पास मैं दे दूं और बोलूं कि अब बताओ इनके अंदर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा,
स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बेटा, अब जो आज हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं, अभी तक तो ठीक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी का था, इतना ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं बेटा हैलोअल्केन हैलोरीन में, वो बेटा अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। एक्चुअली वो है तो कुछ नहीं, बट वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है, अगर आप समझ के चलोगे, जैसे अभी आपने देखा फोर्स का अगर आपको पता लग गया, चार्ज का पता लग गया, तो आपके मल्टीपल कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। बट अब जो हम करने वाले हैं वो आपके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा हम, तो फर्स्ट जो आपका है वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम जो करने वाले हैं बेसिकली वो 3 टाइप्स के होने वाले हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड द थर्ड वन रिएक्शन विद मेटल्स। Substitution nucleophilic reactions, elimination reaction, and the reaction with metals. The main part is substitution reaction. पुत्र, जितने भी हमने अभी 70 to 80% जो रिएक्शन करेंगे आगे, हम किसी भी मतलब चाहे हमारा साइनाइड आया, कोई भी कंपाउंड आएगा, अल्कोहल्स में भी बेशक चले जाएं, एल्डिहाइड्स में भी चले जाएं, मोस्टली हमारी जो यूज होती है वो कौन से वाली किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं? सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यहां पर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस से लव कौन करेगा? आपको पता है ना बेटा, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, उसे लव कौन करेगा? नेगेटिव। तो all the nucleophile having a negative charge, okay. Substitution reaction, substitution का मतलब तो सर हमने बहुत अच्छे से समझा था, remember? Substitution के अंदर हमने करा था जो हाई रिएक्टिव वाला होता है वो वीक वाले को क्या कर देता है? डिस्प्लेस। हाई रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल विल बी डिस्प्लेसेस द वीक रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड विच वन इज हाई रिएक्टिव एंड विच वन इज लो रिएक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सर ये, इसको बहुत अच्छे से समझना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स, फर्स्ट जो डिपेंड करने वाला है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो है सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। और मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में बताया था, हम हर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पकड़ने वाले। हर रिएक्शन का प्रदीप की आपके पास बुक है, कोई भी आप अपने ओपी टंडन या फिर ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की बुक उठाओगे, हर रिएक्शन के इतने मैकेनिज्म्स एंड ऑल दिखा रखा होता है, इतना प्रोबेबिलिटी दिखा रखा होता है। मतलब बच्चा वहीं घूम जाता है, ये करूं या ये करूं, इतना सब कुछ कैसे याद रखूं कि आपको सारी चीजें दिमाग में सेट रहे। तो बेटा सिंपल सा है, आपको वो चीज सबसे पहले करनी है जो आपको हर टीचर आपको बताता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो SN1 SN2 के आपका इंपॉर्टेंट सिर्फ मैकेनिज्म तो है ही, यहां पर हम मैकेनिज्म भी करेंगे इसके अंदर। दूसरा इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये दोनों ही आपके सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, सर कुछ नहीं है, एक रिएक्टेंट है, दूसरा आएगा, वो ना तो ऐड हुआ ना सब्स्टिट्यूट हुआ, बल्कि वो दूसरे में से और तोड़ के ले गया। उस तरह की हम रिएक्शंस भी करेंगे बेटा एलिमिनेशन में, और ये होगा आपका मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी फ्रॉम हैलोअल्केन। ओके, समझ में आया हमें क्या करना है? केमिकल प्रॉपर्टीज, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड द रिएक्शन विद मेटल्स। क्लियर? ओके, शुरू करें। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, आपको एक बार और याद दिला देता हूं, वैसे तो आप लोग बहुत सारे समझदार बच्चे हो, बस थोड़ा सा एक बार हमारी भी बात अच्छे से समझना। NCERT बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? कोई भी बच्चा अगर NCERT नहीं करेगा, देखो सबसे पहली चीज,
आपको सिर्फ कंफ्यूजन होगा। एनसीईआरटी अगर आपकी हो गई तो आप ये मान के चलो आपका फर्स्ट पड़ाव हो चुका है। नाउ यू आर गोइंग फॉरवर्ड विद अनदर स्टेप। ओके सर, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन आज हम करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। सब्स्टिट्यूशन हम रिएक्शन किसकी करने वाले हैं? हमारे पास पूरा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो सर सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक एस सब्स्टिट्यूशन एन मींस न्यूक्लियोफिलिक। ये आपके बेटा दो टाइप्स का होता है, SN1 और SN2। अगर देखा जाए तो होता तो ये 3 से 4 टाइप्स का। सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक आप एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी करते हो, सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक आप इंटरमीडिएट SNI भी होता है आपका, लेकिन वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसीलिए मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले जस्ट बोला कि आपको जो एनसीईआरटी में गिवन है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट। आपके एनसीईआरटी में सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक 2 टाइप्स का है। सबसे पहले आपको ये समझना है, बाकी की कहानी बाद में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। ओके, SN, सर SN1 का तो मतलब हमें पता लग ही चुका है। तो व्हाट इज वन? वन मींस यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 मतलब क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। और SN2 का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक 2 मींस बाई मोलिक्यूलर। इज इट ओके? बाई मीन्स 2। ओके, यहां पर काफी सारे बच्चों के पहले से डाउट्स होते हैं बेटा इस वाली चीज को। हम केमिकल काइनेटिक्स में भी हमने क्लियर किया है। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे आपके पास मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे डिफरेंस पॉइंट्स भी है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो हमारा यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर नाम जो दिया गया है, इट्स बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 और SN2, देखो मैं डायरेक्टली मैं लास्ट का स्टेप फर्स्ट नहीं समझाऊंगा क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम होगा। तो आज हम जो अभी सबसे पहले करने वाले हैं वो SN1 और SN2 का मतलब समझने वाले हैं। देखिए SN का तो मतलब आपको समझ में आ ही गया, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब आपके पास कोई भी एक हेलो एल्केन गिवन होगा, R पॉजिटिव X नेगेटिव, पता है आपको। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट द अनदर न्यूक्लियोफाइल, मतलब हाई रिएक्टिव वाला वीक वाले को, समझ तो गए ना। तो यहां पर क्या होगा, R न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ जाएगा और यहां पर X एज अ रिलीविंग ग्रुप, मतलब जो भग गया, ठीक है। बाई सिंपल सा है, हाई वाला आओगा और छोटे वाले को भगा देगा। इज इट ओके? तो जो वीक रिएक्टिव है वो वहां से लीव हो चुका है, तो लीविंग ग्रुप कौन से वाला होगा बेटा? जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी। एक होगा आपके पास हाई रिएक्टिव वाला, एक होगा लो रिएक्टिव वाला। हाई रिएक्टिव वाला क्या कर देगा? वीक वाले को डिस्प्लेस कर देगा, रिलीव करा देगा, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? इट इज अ लिविंग ग्रुप। क्लियर? तो बेसिकली देखो अपने पास कहानी सिर्फ इतनी सी है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में यही होना है, बट होगा कैसे? तरीके। हर किसी बच्चे को नीट करना है, हर किसी बच्चे के पास सिलेबस उतना है, आपके पास एनसीईआरटी है, वही धाएं सबके पास हैं, ठीक है ना। बट सर तरीके, आपका डिसिप्लिन, कैसे आप उस चीज को अपने रेगुलर रूटीन के अंदर अडेप्ट करवाते हो। एक काम छोड़ोगे तो दूसरा काम बनता है। सब आपके पेरेंट्स भी यही बोलते होंगे ना, काम छोड़ोगे तो काम बनेगा। सर हमारे पास कहाँ टाइम है, स्कूल जाते हैं, देन ट्यूशन्स होते हैं, देन यहाँ जाना होता है, वहाँ जैसा टाइम ही नहीं बचता। 24 आवर्स ही होते हैं सर दिन में, समझते हैं। लेकिन बच्चे, उनके लिए भी तो 24 आवर्स होते हैं ना, जो इस टाइम पे, ठीक है कोई नहीं। मेन जो गौर करने वाली बात है वो है सिर्फ तरीके, किसका तरीका, कैसा तरीका। और आपको वो भी केमिस्ट्री की बुक्स में लिखा है वो तो ठीक है, बट बियॉन्ड द बुक्स जो नॉलेज है वो मैं आपको समझा रहा हूं, साथ साथ तरीके कि आप
इन चीजों को अच्छे तरीके से कैसे अडेप्ट कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो और कैसे आप इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर सर? आगे चलें। सो SN1 सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक, 1 मींस यूनिमोलिक्यूलर। इसको बेटा हम एक और नाम से बोलते हैं स्टेप वाइज रिएक्शन। स्टेप वाइज रिएक्शन, स्टेप वाइज मींस यहां से न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए और वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बट फर्स्ट हम मैकेनिज्म देख लेते हैं SN1 का, बहुत अच्छे से देखना। SN1 में मैंने आपको बोला स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। स्टेप वाइज में जो आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, क्या है वो? आपके पास मैंने एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है CHH, CH3 एंड Cl। यहां तक समझ में आया? हाँ, CH3HCl, कार्बन्स के 4 बॉन्ड होते हैं, वो चारों के चारों बने हुए हैं सर। फर्स्ट क्या होगा बेटा? वो यहां से क्लोरीन को लॉस करवाएगा। क्या करवाएगा? लॉस करवाएगा। लॉस करवाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड अगर वो लॉस कर देगा तो उसके पास कितने बॉन्ड बच जाएंगे? 3। और कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है बेटा? पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे इसको हम? कार्बोकटायन। कार्बोकटायंस। क्लियर हुआ? और क्या लॉस हुआ है उसमें से? Cl नेगेटिव बाहर हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम क्लियर? CH3, इसको सिर्फ हमने लो टेम्परेचर, देखो चाहे आपका SN1 हो SN2 हो, अगर आप उसमें से हीट कराओगे, एलिमिनेशन कराते हो, तो बचे उसमें हमेशा लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इतना ज़्यादा आप नहीं दोगे, ठीक है। नेक्स्ट Cl तो रिलीज हो चुका है, यहाँ हमारा कार्बोकटायन बन चुका है। तो स्टेप 2 के अंदर क्या होने वाला है बेटा? हमारे पास जो रिएक्टेंट है CHH पॉजिटिव, वाटर हमने लिया हुआ था, उसमें से जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर OH है। OH डायरेक्टली, देखो बेटा अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। यहाँ पर जो आपके पास OH न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोकटायन है, आगे से भी है रास्ता, पीछे से भी है रास्ता, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। दोनों तरीके से प्रोबेबिलिटी है कि वो सामने से अटैक करे या पीछे से अटैक करे, दोनों हो सकता है ना। कोई नहीं, हम तो सीधे सीधे आएंगे, ये लीजिए, ठीक है। तो देखो CH3HHOH, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सर ये तो रिएक्शन हो गई, बहुत सिंपल थी। देखो द मेन पार्ट इज, जो दिखता है उतना सिंपल सब कुछ होता नहीं, और जो हो रहा है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सर देखो SN1 रिएक्शन जब हम स्टार्ट करने वाले हैं, SN1 में सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक, 1 मींस क्या है आपका? यूनिमोलिक्यूलर। अब हम करने वाले हैं व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज ए यूनिमोलिक्यूलर, और उसके अंदर ये जो हमने मैकेनिज्म किया जिसके अंदर से फर्स्ट आपका क्या हुआ? वो लॉस ही लॉस हुआ, ठीक है। क्या हुआ? लॉस। अब लॉस होने वाला स्टेप हमेशा आपका कैसा रहता है? स्लो स्टेप। क्यों? चलिए देखते हैं। अब एक बात बताओ, आप है ना अभी नॉर्मल बाहर रोड पे टहलने निकले हो, ठीक है, बाहर किसी की कोई एक इम्पॉर्टेंट रोलेक्स साइड में गिरी हुई दिखती है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब रिएक्शन तो रिएक्शन है ना सर, केमिस्ट्री तो हर जगह होती है ना सर। तो आप ये बताओ, अगर आपको घर से बाहर निकले हो, बस वॉक कर रहे हो, आपको वहाँ एक रोलेक्स ब्रांड न्यू और वो भी ओरिजिनल साइड में दिखती है, तो क्या होगा? पहले पहले हैंकी आएगा, कुछ भी नहीं तो एकदम से आप ही कोने में अपने शू लेसेस बांधने के लिए बैठ जाओगे और गायब। तो ये क्या हुआ सर? ये तो वहाँ पर था, हम तुरंत गए और गेन कर लिया। गेन करने वाला स्टेप तो बहुत फास्ट हुआ, है ना? हुआ ना ऐसा? गेन करने वाला स्टेप तो बहुत जल्दी हो गया। अगर किसी ने आपको फ्रेंड आए बोले हाँ भाई चलो पार्टी करते हैं, हाँ यार चलो चलो पार्टी करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, पार्टी करनी है, क्या दिक्कत है, मिल रहा है ना। तो गेन करने का नेचर तो सबका बहुत फास्ट होता है, समझ में आ रहा है। बट अगर आपसे बोला जाए
कि आपका दोस्त साथ में आया है और आप अपनी एक ब्रांड न्यू रोलेक्स लेके आए हो, सामने वाला कहता है यार तेरे पास तो इतनी प्यारी वॉच लग रही है, तो एक काम कर मुझे दे दे, तो लॉस करना, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लॉस करने वाला स्टेप हमेशा आपका कैसा होता है? स्लो स्टेप। आप कोई भी चीज जल्दी से लॉस नहीं करोगे। ह्यूमन नेचर, 3 इडियट्स देखी है ना सबने? ह्यूमन नेचर को जो समझ गया मोस्टली आपको कंसेप्ट समझ में आने लग जाते हैं। सर ऐसा ही होता है। आज टेम्परेचर भी हमारा लो है, तो हमारा दोनों में से एक स्टेप था हमारा लॉस करने का और एक स्टेप था हमारा गेन करने का। तो दोनों में से कौन से वाला बहुत जल्दी से स्टेप हो जाएगा? ये जल्दी से मुझे बताओ। स्लो लॉस करने वाला और गेन करने वाला फास्ट स्टेप। वेरी गुड। तो स्लो स्टेप और ये क्या हो गया? फास्ट। बट हमारे पास प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि सर हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी हुई है, और अगर हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी हुई है तो हम लोग को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द स्लो स्टेप। देखो, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, कंसंट्रेशन क्या बताता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। समझ में आया सर? ये तो ठीक है, ये तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर था। जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाते जाओगे उतना टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन, जितना समय लगता है रिएक्शन में कंप्लीट होने वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये तो आपने केमिकल काइनेटिक्स वाले लेक्चर में किया है, उसको हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? बट आपको ये चीज याद रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। पर जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इज डिपेंड ऑन स्लो स्टेप। किसके ऊपर? स्लो स्टेप के अंदर। तो स्लो स्टेप हमारे पास कौन से वाला है? सर ये वाला हमने पता लगा लिया, शाबाश, हम तो इंटेलिजेंट बन गए। समझ में आ रहा है? ये आपका जो स्टेप 1 है वो कैसा है बेटा? स्लो। अब स्लो स्टेप है ये, तो इसके अंदर रिएक्टेंट कितने हैं? सिर्फ एक है सर। तो यहां पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CH2 Cl। सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, स्लो स्टेप के अंदर कितने रिएक्टेंट है? सिर्फ एक रिएक्टेंट है, तो वो सिर्फ डायरेक्टली एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सॉरी, क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक रिएक्टेंट के ऊपर। कोई प्रॉब्लम है सर? डाउट है? चलिए, तो यहां पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज यूनिमोलिक्यूलर, in which rate of reaction is depend on the single reactant is considered as unimolecular। तो सर अभी तो हमने जो इसके अंदर किया है वो सिर्फ ये है कि why substitutional nucleophilic reaction will be considered as unimolecular, SN1 is considered as unimolecular। समझ में आया? एक बार जल्दी से रिकैप देखते हैं। SN1 में मैंने आपको बताया as substitution and nucleophilic, but the main part is 1 means unimolecular। Why we consider as this is a unimolecular? Because this reaction will followed by the 2 step। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, स्टेप वाइज रिएक्शन जो हमने पहले ही बताया। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो, ये आपकी स्टैंडर्ड रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया, ये तो होगा, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक वीक वाले को हटा देगा, उसकी जगह आ जाएगा। अब या तो ये हो साथ साथ, भाई न्यूक्लियोफाइल आए, दूसरे वाला धीरे धीरे हटता रहे, ये धीरे धीरे जुड़ता रहे। तो ये तो क्या होता है बेटा? साथ साथ होने वाला प्रोसेस जो हम आगे करेंगे। बट अभी जो हमने किया वो क्या है? स्टेप वाइज, सिंपल। पहले लॉस कराया, फिर गेन कराया। क्लियर? आ रहा है समझ में? अब जो लॉस कराया और गेन कराया, फिर आता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कौन से स्टेप के ऊपर डिपेंड करने वाला है, स्लो या फास्ट। और उससे भी पहले स्लो स्टेप कौन सा होता है, वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वो चीज अभी हमने करी है। जो लॉस करने वाला स्टेप होगा विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज
स्लो स्टेप, ठीक है। एंड जो फास्ट स्टेप होगा, जो गेन कर लेगा न्यूक्लियोफाइल को, सी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो तुरंत पॉजिटिव के पास आ गया। एंड वन मोर थिंग बेटा, अगर ये देखो यहां पर जो इसका सिमेट्री देख रहे हो आप, क्लोरीन राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, ये सामने से आया, मैंने आपको बताया था यहां कार्बोकाटायन है, कार्बोकाटायन यहां से भी ये डायरेक्टली अटैक कर सकता है, इसके पीछे से भी अटैक कर सकता है। अभी अगर ये सामने से कर रहा है तो इसकी और इसकी सिमेट्री सेम है, इसकी शेप और इसकी शेप सेम रिटेन हुई है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। व्हाट दे वी कॉल्ड, रिटेंशन। क्लियर हो रहा है सर? इन SN1 देख रहे हैं ना बच्चे, इसको ध्यान से देखना। SN1 में देखो OH आपके आगे से भी जुड़ सकता था, ये पीछे से घूम के भी जुड़ सकता था, तो रिटेंशन भी तो हो ही सकता है। और अगर ये इधर से जुड़ता तो इसका और इसका, मान लो अगर ये यहां ऐसे होता तो यहां और यहां देखो सिमेट्री इनकी उल्टी हो गई है, तो अपोजिट सिमेट्री अगर ये पीछे से आगे जुड़ता देन उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्ट हो गया, पलट गया, देन वी आर कंसीडर एज इन्वर्जन। सो इन SN1 रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये मैकेनिज्म के अंदर आपको जो समझ में आया वो ये कि 2 स्टेप में होगा, पहले लॉस कराएगा, दूसरे में गेन कर लेगा। गेन जब करेगा तो वो सामने से जुड़ेगा तो रिटेंशन हो जाएगा, पीछे से जुड़ेगा तो वो इन्वर्जन हो जाएगा। सिंपल है, क्लियर सर? यहां जो आपके पास रेट लो है, ये मैंने आपके दोनों ही मैकेनिज्म के अंदर ही आने वाला है, और दोनों के लिए मैंने आपको अभी अच्छे से समझा रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। कि आपका ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, टाइम टेकन टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कितना समय लगा आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाने में, वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। क्लियर? एंड यहां पर स्लो स्टेप में हमारे पास रिएक्टेंट सिर्फ एक है, तो हमने इसीलिए उसको क्या बोला, यूनिमोलिक्यूलर। समझ आ रहा है बेटा? क्लियर हो गया? तो चलिए आगे रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर चलते। दिस इज द मैकेनिज्म पार्ट। और मैंने आपको बताया था बेटा कि SN1 में आपके पास, या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में 2 पार्ट्स, SN1 और SN2, और दोनों के ही अंदर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी। सो वी हैव टू फोकस ऑन द बोथ स्टेप। क्लियर? देख पुत्र, जो भी करो अच्छे से करो, कम भी करो तो भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी करो क्लियरिटी के साथ करो, ठीक है? एक बार में सब कुछ मत करने की सोचना, ये भी कर लेंगे आज, वो भी कर लेंगे, इसे कल आना ही नहीं है। लेसर द थॉट्स इन द माइंड, इज द वे ऑफ लाइफ। याद है ना मेरा मंत्र? बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। माइंड में सुकून रखो, शांत रखो। सबसे मुश्किल होता है अपने माइंड को कंट्रोल करना, फोकस करना, क्योंकि आपको माइंड को शांत रखना आपके हाथ में है, लेकिन अशांत तो बेटा दुनिया है ना उसके लिए, वो उनका काम है और वो अच्छे से करते हैं, उसकी चिंता मत करो। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद SN2। SN2 SN2 का मतलब क्या होता है बेटा? S स्टैंड फॉर substitution, as you all know. N means nucleophilic and 2 मतलब क्या होता है? Bimolecular। शाबाश, यहां तक समझ में आ गया? Substitutional, nucleophilic, bimolecular। तो देखते हैं SN2। देखो बेटा, यहां पर जो हमारे पास CH3H, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल आएगा OH नेगेटिव, बेसिकली H2O को हम डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, जो इनके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, वीक कर देगा एक्चुअली, और वीक करने की वजह से ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रॉपर वे में हो पाती है। बट आपको इतना डिटेल नहीं घुसना उसमें, कैसे किया, ये हुआ वो हुआ, सिंपल है सर। जैसे हमारे पास लुकस रिएजेंट में एडनाहाइड्रस ZnCl2 इज वीक द R OH बॉन्ड, R और OH बॉन्ड को बीच का
ब्रेक कर देता है, दैट्स व्हाई हमारी रिएक्शन होती है। तो यहां पर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस तरीके से फॉलो होने वाली है? OH वी आर ऑलरेडी टेकन एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब सर देखते हैं, यहां Cl है, हमारे पास SN1 रिएक्शन में हुआ था कि पहले वो लॉस कर देगा, स्लो स्टेप, देन उसके बाद वो गेन करेगा, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर वो साथ साथ लॉस होता रहेगा क्लोरीन, Cl नेगेटिव धीरे धीरे ब्रेक होता जाएगा, OH धीरे धीरे उसके साथ जुड़ता जाएगा। सिंपल सिंपल। बट बेटा यहां पर अगर ये सामने आएगा तो ये तो पीट के भगा देगा, सामने सामने कैसे? तो ये क्या करेगा? छुप के आएगा, दोनों साइड अटैक हो सकता है, प्लैनर स्ट्रक्चर रिमेंबर। तो ये इधर तो हमारे पास Cl अटैच है, ये OH आएगा और वो इसके पीछे से अटैक करेगा, तो हमें कोई भी ऐसा कुछ कार्बोकटायन वाली थ्योरी नहीं सुनने को मिलेगी। हमें क्या मिलने वाली है? आधा OH जुड़ चुका है और आधा क्लोरीन रिलीज होने वाला है, मतलब ब्रेक हो चुका है इनके बीच का बॉन्ड। तो 50% स्टेज विल बी कंसीडर एज ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट एक वो स्टेट है जिसके अंदर रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, 50% हुई है, जिसके अंदर आधा Cl यहां से लॉस हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, और आधा OH उसके साथ में आके जुड़ गया है। फाइनली तो वही होगा जो होना है सर, CH3 इधर, Cl निकल चुका है और उसकी जगह क्या आ गया है? OH। पर कौन सी प्रॉपर्टी हुआ? इन रिटेंशन या इन्वर्जन? इट्स वेरी गुड, इन्वर्जन। यहां पर Cl राइट साइड में था, यहां OH इसके लेफ्ट में आ गया, अपोजिट में आया, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट कंसीडर एज इन्वर्जन। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? इन्वर्जन। क्लियर सर? हुआ तो, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक हुई, तो यही है ना। फिर आता है ये केस कि यहां पर सर आपने बाइमोलिक्यूलर क्यों कहा? फिर बाइमोलिक्यूलर क्यों हुआ ये? तो बाइमोलिक्यूलर सर यहां पर इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। अच्छा एक चीज और, CONC के ऊपर जो N लगा है इसका मतलब ये पूरा कंसंट्रेशन है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है? तो यहां पर जैसे आपके पास प्रोपोर्शनलिटी के बाद कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट के ऊपर ये डिपेंड करती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स व्हाई यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड। कितने रिएक्टेंट है सर? एक तो क्लोरीन है सर और एक OH है, दोनों के दोनों है ना। तो दोनों को अगर हम देखेंगे तो CH3 CH2 Cl, एक तो सर इसकी कंसंट्रेशन देखो, ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। बच्चे ज्यादा कुछ नहीं है, यहां से थोड़ा सा आपका केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब आपको फेवरेट है, फेवरेट ही था, याद करो। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डायरेक्टली डिपेंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन को हम किस चीज के तरीके से डिनोट करते हैं? ब्रैकेट लगाकर। क्लियर हो रहा है सर? एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH ऑल्सो। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन पुत्र दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। Therefore, it is called bimolecular। डाउट है बेटा? कोई प्रॉब्लम है? आ रहा है समझ में? Why the SN2 will be considered as a bimolecular? Because इनका जो रेट है वो दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और यहां पर हमारे पास कोई भी कार्बोकटायन नहीं है, ना तो कार्बोन, कुछ भी नहीं बन रहा, डायरेक्टली एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और फिर इन्वर्जन प्रॉपर्टी के थ्रू हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब जो हम करने वाले हैं वो इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है आपका? अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर इन SN1 और SN2। पहले एक बार मैकेनिज्म नोट कर लो बेटा।
इसको आप अच्छे से नोट कर लोगे, देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी समझाया था, रिएक्टिविटी को करने के लिए आपको मैकेनिज्म के ये रीजन समझ में आने चाहिए कि व्हाई दे आर कंसीडर लाइक दिस पार्ट। SN1 और SN2 जो हमने स्टार्टिंग में अभी कंसेप्ट स्टार्ट किया, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी केमिस्ट्री के अंदर 60% to 70% और 80% मोस्ट प्रोबेबली आर कंसीडर्ड इन द सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। देन सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा? SN1 एंड SN2। एंड इन SN1 what we have, हमने भी मैकेनिज्म किया। in SN2 what the another part we have, इसमें हमने देखा कि why we consider SN2 as a bimolecular, वो हमने देखा। ठीक है, आगे चले। अब हम देखने वाले हैं बेटा, अगर आपके पास मॉलिक्यूल गिवन हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी में, तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज विच वन इज हायर रिएक्टिव इन SN1 और SN2? ओके, इन SN1 ऑल्सो पुत्र, अगर आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा, देखा जाएगा अब क्या होता है। अब उसके लिए तो आप मुझे समझाओ छोटी सी चीज। ओके सर, ध्यान से देखना। SN1 वहां पर हमारा क्या हुआ था बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा था वो सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो क्या था? CH3 CH2 Cl। क्यों? क्योंकि आपका स्लो स्टेप हुआ था लॉस करने वाला, CH3 HCl, और उसने एक लॉस किया था एंड इट विल फॉर्म कार्बोकैटायन, राइट? Am I right or am I right? Yeah, am I right? See, तो यहां पर उसने लॉस किया और कार्बोकैटायन बना था। ठीक, अब आप मुझे बताओ सर, जब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको कहा था जितने अच्छे आपके बेसिक कंसेप्ट होंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, याद है आपको? नहीं याद? बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी। तो अगर 1 डिग्री हुआ तो वो जल्दी लॉस नहीं करेगा। सेकेंडरी और टर्शरी तो सबसे ज्यादा जल्दी लॉस कौन कर देगा? टर्शरी, क्योंकि टर्शरी कंपाउंड कैसे होंगे? लेस स्टेबल। समझ में आ रहा है? टर्शरी कंपाउंड लेस स्टेबल होंगे, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 में कैसा होगा? ऐसा। विच वन इज मोर रिएक्टिव? टर्शरी इज मोर रिएक्टिव। क्लियर सर? मैं एक बार आपको SN2, चलो हम अगले वाले बोर्ड पे समझ लेंगे। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि हमने ये वाली चीजें क्यों कंसीडर करी है। देखो, यहां पर अगर आपके 3 डिग्री वाला होता है तो ऑब्वियस सी बात है इस सेंटर कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पर 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हर कोई दे रहा है यार, हर कोई ज्ञान दे रहा है, हर कोई अपने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, उसके पास खुद के भी इलेक्ट्रॉन्स है, कहां रखेगा वो? तो उनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ के जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप सबको मैंने समझाया हुआ है कि रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। अगर आपका रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। क्लियर? कोई डाउट? तो बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पर है? टर्शरी में। तो अगर रिपल्शन सबसे ज्यादा टर्शरी में है तो स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? टर्शरी। देयरफॉर सबसे जल्दी लॉस कौन कर देगा? टर्शरी। तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी और देन 1 डिग्री। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लियर हुआ सर? नोट कर लो। SN1 और SN2 में हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि आपके पास अगर 4 ऑप्शन है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि टुवर्ड SN1 कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। आपको बोल दिया कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास गिवन है तो वो जल्दी से किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, और वो कौन से वाला होगा टुवर्ड्स SN1 जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके लिए आपको उनकी डिग्रीज पहचाननी होगी, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है। वो अगर पता लग गया तो आप उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है सर? आगे चले।
अगले वाला जो हम अभी देखने वाले हैं वो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। अब हम सिर्फ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 जल्दी से समझेंगे, देन उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी अप्लाई करेंगे SN1 SN2 के बेसिस पे, आप ही की NCERT में से, ओके। और NCERT सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। NCERT के सारे सॉल्यूशन आपको करने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और सर उसके लिए एक और चीज सुनो, इफ यू वांट टू प्रिपेयर योर MCQ क्वेश्चन, आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर करने अपने, तो NCERT, ओके। NCERT को आप करोगे, NCERT की एग्जाम्पलर आती है, NCERT एग्जाम्पलर के नाम से, आप उसको लेके आओ, उसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन है उनको करो, उसके MCQs है वो करो, तो बेटा आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। एक और चीज याद रखना, लाइफ में ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, क्लियर है ना। हर चीज का सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखना है और ये सोचना है कि कहाँ से शुरू करूं, ठीक है। आपको जो भी अभी हमने कराया वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट्स के लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट्स होते हैं। इतना चीज अपने दिमाग में अगर आपको सेट हो गया कि मेरे को ये सारे कंसेप्ट आ चुके हैं, NCERT सॉल्यूशन हो चुका है, NCERT एग्जाम्पलर हो चुका है, आप तब देखना चेंज कैसे होता है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है, समझ में आ रहा है ना। हो सकता है और होगा। देखते हैं SN2 के अंदर हम देखने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीन होते हैं। अब इनमें से SN2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ऑफ कोर्स सर, प्राइमरी। ऐसा क्यों? अब सर देखो सिंपल सा है कि आपके पास ऐसे ऐसे ये कंपाउंड था, याद है ना। OH नेगेटिव आया, अब यहां तो भैया आएगा नहीं क्योंकि यहां तो गुरुजी बैठे हैं ना, मारेंगे लात इसके, तो सामने से अटैक करने नहीं देगा, क्लोरीन रिपल्शन कर देगा, ठीक है ना। तो ये छुपते छुपाते यहां तक आएगा। अब ये छुपते छुपाते जो आ रहा है, अभी यहां तो हाइड्रोजन बड़े छोटे छोटे हैं, तो इसको जगह मिल रही है पीछे से अटैक करने की। लेकिन अगर मैं यहां पर लगा देता हूं CH3 मतलब बड़े बड़े बल्कि कंपाउंड, बड़े CH3 अगर मैं यहां लगा देता हूं, तो ई भाई साहब को यहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत मशक्कत करनी पड़ जाएगी सर। तो रिएक्टिविटी कैसे होगी? रिएक्टिविटी में 3 डिग्री तो इतना मोटा हो गया यहां भी बल्कि है, यहां भी बल्कि है, यहां भी बल्कि है, वो कहां जाएगा बेचारा। तो उसको यहां तक पहुंचाने के लिए ज्यादा अच्छा है अगर हमारे पास वो क्या हो, प्राइमरी। और प्राइमरी में सर हमारे पास इतने CH3 नहीं होते। ये तो आपको पता ही है ना कि CH3 या फिर आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्या फर्क होता है। अब देखो थोड़ा सा भीड़ कम लग रही है, ये है हाइड्रोजन का साइज है, मना नहीं कर रहे, लेकिन छोटा है एज कंपेयर टू द मिथाइल ग्रुप, ये बहुत छोटा है, तो आएंगे अटैक कर सकेंगे। दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंपाउंड्स के अंदर इन SN2 हमारे पास कौन जीता? प्राइमरी कंपाउंड। सो बट यू हैव लर्न, आपको याद क्या रखना है? SN1 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। SN2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 डिग्री इज ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। समझ में आया? एनी कंफ्यूजन अबाउट दैट? ऑल क्लियर? हेड एंड शोल्डर ऑल क्लियर? कितना गंदा था यार, यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक, ओके सर। बट सर हमें इसको समझ में कैसे आएगा? अगर क्वेश्चन अगर हमसे पूछ लिया, क्या वो हमें डिग्रीज बताएगा? नहीं बेटा, वो टीचर जी हैं, वो बैंड बजाने के लिए बैठे हैं सर। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो भी आपको देंगे वो कंसेप्चुअल देंगे आपको, पास यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। करेंगे ना, NCERT के क्वेश्चंस भी निपटा देंगे, उसके एग्जाम्पल्स भी कर देंगे, सब हो जाएगा। दिमाग शांत बोला ना मैं, क्या बोला मैं? दिमाग को शांत रखना, फोकस करना, प्रैक्टिस करना,
और क्वेश्चन सॉल्व करना, बस इसके बाहर कुछ है ही नहीं। आपके पास अगर पढ़ाई लिखाई के अलावा अगर आपको कुछ करना है ना, जैसे बहुत सारे बच्चों का आज देखो सिंपल सा, मैं आपको वो डाउट कंसीडर करता हूं जो मोस्टली हम फेस करते हैं कोचिंग्स के अंदर, जब बच्चे हमसे पूछते हैं सर इस चीज़ का सोल्यूशन क्या होगा। पता है मोस्टली केसेस में बच्चे पूछते हैं सर हम सिटिंग एबिलिटी, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, अब एक बात देखो सर, स्कूल कोचिंग्स ये वो 24 आवर्स में से अगर हम 14 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स वैसे लगा देते हैं, हम सोते भी हैं 5 से 6 घंटे, जो कि सोना भी चाहिए, ठीक है। तो सर हम जब बाकी का टाइम बैठते हैं तो फिर एक जगह टिका नहीं जाता, फिर हमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो बेटा ठीक है 1 घंटा बहुत अच्छी बात है, 2 घंटा बहुत अच्छी बात है। देखो ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके माइंड की एक जगह स्थिर होने की कैपेबिलिटी, फोकस करने की 30 to 40 मिनट्स तक वो फुल फोकस के साथ देख सकता है। पता है आपको 40 मिनट्स तक आपका फोकस बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए लॉस नहीं होगा, थोड़ा जोश है तो। और अगर नीट पास में आ चुका है, जेई की डेट आ गई है, तो थोड़ा जोश अपने आप आ जाता है, वो 40 मिनट्स का 50 मिनट्स हो जाएगा। बट इफ यू कंसीडर सर मैं तो 5 घंटे पढ़ूंगा सेम फोकस के साथ, हा व्हाट अ जोक। पुत्र जी अगर आपको ऐसा कुछ करना है, देखो ये सिंपल सा लॉजिक होता है। अगर आप एक ये बुक भी उठाओगे, कोई भी एक अपनी, आप प्रदीप की उठा लो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन या एनसीईआरटी बहुत छोटी होती है, आप उसको ऐसे लेके खड़े रहो, कितनी देर तक खड़े रह सकते हो? 1 घंटा 2 घंटा? सर दर्द होगा, कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बायो आपने पढ़ा है, पता है, सबने 10th ग्रेड में ही पढ़ के आए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो सर ये तो हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, लैक्टिक एसिड बहुत भर जाता है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो आपका ब्रेन आपका ऑर्गन नहीं है क्या? ब्रेन में भी तो यही सिस्टम होता है ना सर, ऑक्सीजन कंजम्पशन एक लेवल तक आप ज़्यादा लोगे तो उसमें एनर्जी रिलीज होती रहती है। तो आप क्या करो सर, सबसे बेस्ट वे क्या होता है? हम सिर्फ यही समझाते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि आपका थोड़ा सा भी फोकस लॉस हो रहा है या ये थोड़ी नींद सी आ रही है, ठीक है सर अभी नहीं हो पा रहा, 2 मिनट के लिए आप बंद करो, वॉक करो, थोड़ा सा रिलैक्स दो, सो जाओ। और सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, सबके घर में मंदिर है ना, अपने मंदिर में वहाँ बैठो, आँख बंद करो शांति से, और अपने पेरेंट्स का उन बातों की याद करो जो उन्होंने आपको कभी ना कभी अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए बोला हो कि बेटा ये करके देखो। आप इतनी मेहनत जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, उनके बारे में सोचो, जिनके लिए भी कर रहे हो आप, चाहे खुद के लिए कर रहे हो, अपने एम्बिशंस के लिए कर रहे हो, अपने सपनों के लिए कर रहे हो, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो। देखो सबसे पहले नंबर पे आपके पेरेंट्स है। अगर आप किसी के लिए भी कर रहे हो तो मैंने आपको मंदिर के सामने ही बैठने के लिए क्यों कहा, क्योंकि वो प्लेस सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। और अगर आप उस जगह पर बैठकर मेडिटेट करते हो, आँख बंद करते हो शांति से, आपके दिमाग में देखना इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी कि आप दोबारा से वही 40 को 50 मिनट्स बनाने में सेम फोकस सेम एनर्जी लेवल के साथ करोगे। क्योंकि और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम भी आएंगे, नीट भी आएगा, जेई भी आएगा, सर चैलेंजेस बहुत आएंगे। नीट करो, आईआईटी करो, जेई करो, टफ है सर, टफ फाइट करोगे तो कॉन्फिडेंस भी टफ ही आएगा, आपकी लाइफ को एक सेट मिल जाएगा कि आपको करना कैसे। यहां तक समझ में आ रहा है? सो बेटा समझ में आया? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड kindly support us, your favorite teacher Himanshu Sharma, chemistry wala. Okay, all the best. All the best.